देखिए छात्रों, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अन्य बातों की चर्चा कर रहे हैं और उसमें बताया गया है कि अन्य बातें जो है वो मांग के नियम की लागू होने की प्रक्रिया में या मांग मात्रा को प्रभावित करने में एक घटक के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि अन्य बातों में मौसम, जलवायु, आदत, रुचि, फैशन, स्वभाव, परंपराएं, रीति रिवाज, इस तरह की घटनाओं को उसमें शामिल किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे मौसम और जलवायु की। मौसम जो होता है वो समय की छोटी अवधि में जो घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं घटती हैं उसको मौसम कहा गया है। और मौसम का प्रभाव सीधा सीधा मांग मात्रा पर होता है, क्योंकि जैसे अभी त्योहारी मौसम आ रहा है, अभी दिवाली का मौसम आएगा, उसमें आप देखिएगा स्वतः ही मिठाइयों की मांग, पटाखों की मांग, कपड़ों की मांग ये बढ़ जाएगी। तो इस पर एक स्वाभाविक कीमत का प्रभाव नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर। ये जो प्रभाव होगा ये त्योहारी मौसम का होगा। इसी प्रकार से जब सर्दी का टाइम आएगा तो गर्म कपड़ों की मांग स्वतः ही बढ़ जाएगी, वो भी मौसम का प्रभाव है। गर्मी का टाइम आएगा, कॉटन के कपड़ों की मांग बढ़ जाएगी। बारिश का टाइम आएगा, प्लास्टिक की मांग बढ़ जाती है, छातों की मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मौसम का प्रभाव डिमांड पर होता है। प्राइस से डिमांड प्रभावित होता है, लेकिन कुछ घटनाओं में मौसम जो है वो डिमांड को प्रभावित करता है। ऐसे हम जलवायु की बात करते हैं कि समय की जो दीर्घकालिक घटनाएं होती हैं वो जलवायु में शामिल की जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं पोलर एरियाज की हम बात करते हैं, नॉर्थ पोलर और साउथ पोल की जब हम बात करेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, वहां की जो डिमांड है वो अलग तरीके की। आज आप पश्चिम राजस्थान के जो गर्म क्षेत्र उसकी एरिया की बात करेंगे तो वहां की जो डिमांड है वो अलग प्रकार की है। आज आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो वहां की डिमांड कुछ अलग प्रकार की है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जलवायु के जोन है उनमें अलग अलग तरीके से मांग होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पोलर एरियाज में या ध्रुवीय क्षेत्रों में मछली की ज्यादा मांग है, क्योंकि वहां के लोग भोजन में मछली को पसंद करते हैं, चावल को पसंद करते हैं ठंडे प्रदेशों में। अब राजस्थान में बाजरे की मांग बढ़ती है, क्योंकि वहां जलवायु का प्रभाव है, लोग वहां बाजरा खाते हैं। तो मौसम और जलवायु दोनों की दोनों जो घटनाएं हैं ये मांग मात्रा को प्रभावित करती है। इसके अलावा देखिए छात्रों, यहाँ इसमें अन्य बातों में नंबर 1 मैंने आपको बताया मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु। दूसरा जो घटक है इसमें वो है परंपराएं। परंपराएं, रीति रिवाज क्या बोले उनको? रीति रिवाज। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में परंपरा और ट्रेडिशन जो है, रीति रिवाज है, उनका निर्वहन किया जाता है और वहां ऐसी ऐसी घटनाओं को मान लिया जाता है, उनको अपना लिया जाता है अपने जीवन में, जिसकी वजह से सीधा सीधा मांग पर प्रभाव आ जाता है। आप कई बार देखते हैं समाज में इस प्रकार की अफवाहें फैल जाती है कि भगवान दूध पीते हैं, गणेश जी दूध पीते हैं या दूसरे कोई भगवान है वो भी दूध पीते हैं। तो भक्तों में उस आस्था का जो विषय है उसमें अपनी एक तरीके से इतनी श्रद्धा है कि वास्तव में वो भगवान को दूध पिलाने लग जाते हैं। और जब भगवान को दूध पिलाने लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो डिमांड दूध की उस समय एक सामान्य में नहीं थी, वो भगवान के दूध पीने के कारण बहुत अधिक डिमांड बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि बाजार में कई बार इस प्रकार की चलन, महिलाओं में विशेष तौर पर इस प्रकार का चलन फैल जाता है कि आज इस तरह का काम करने से या कोई भी परंपरा है उसको निर्वहन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये अनावश्यक जो डिमांड है उसको जनरेट करने का कार्य किया जाता है। तो छात्रों, यहाँ रीति रिवाज, परंपराएं ये जो है ये भी एक तरीके से डिमांड को प्रभावित करती है। अभी कुछ समय पहले आपने घटना सुनी होगी कि एक कोई ऐसा व्यक्ति घर में आता है, वो कहने का मतलब वो घर में यूं कह सकते हैं हम कि उसको रोकने के लिए हल्दी के उल्टे हाथ के घर के आगे ऐसे साइन लगाया जाता है, हाथ का साइन लगाया जाता है। तो उससे क्या हुआ, बाजार में हल्दी की डिमांड बढ़ गई, मेहंदी की डिमांड बढ़ गई और लोगों ने डैड स्टॉक में जो मेहंदी हल्दी पड़ी हुई थी उसको खरीद कर घरों में वो ऐसे साइन, हाथ के साइन लगाने लगे। तो उससे क्या हुआ कि हल्दी और मेहंदी की अनावश्यक रूप से डिमांड बढ़ गई। तो कहने का मतलब हम इस तरह की परंपराओं का निर्वहन यहाँ करते हैं और उसकी वजह से कई बार हमने देखा है कि हमारी मांग बढ़ जाती है। तो परंपराएं और जो रीति रिवाज है ये भी मांग मात्रा को प्रभावित करते हैं। तीसरी जो बात करते हैं वो है आपकी रुचि, पसंद
आदत और स्वभाव। देखिए छात्रों, आप चाहे इंटरेस्ट की बात करें, आप इसमें पसंद की बात करें, हैबिट की बात करें, या उसके नेचर की बात करें, या उसको लाइक डिसलाइक की बात कर रहे हैं आप, तो ये सारी घटनाएं जो हैं ये मांग मात्रा को प्रभावित करती है। यदि हमें किसी वस्तु से हमें रुचि है, इंटरेस्ट है, तो हम अपने इंटरेस्ट की वजह से उस वस्तु को खरीद रहे हैं। हम वैसे नहीं खरीद रहे हैं, हम क्यों खरीद रहे हैं? हमारे उस वस्तु में इंटरेस्ट की वजह से उसको खरीद रहे हैं। हम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं उस वस्तु को, तो जो कोई भी व्यक्ति जिस वस्तु को लाइक करता है वो अनावश्यक रूप से उस वस्तु को खरीदता है। एक मादक पदार्थ का सेवन करने वाला व्यक्ति जिसको गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट पसंद है, तो वो उसकी डिमांड करता है अनावश्यक रूप से। शराबी को शराब पीना पसंद है तो शराब की डिमांड करता है, या उसको ऐसी आदत लग गई है तो वो उसकी डिमांड करने लग जाता है। तो ये सारी घटनाएं एक जैसी घटनाएं हैं कि व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है, वो लाइक करता हो, या उसकी हैबिट बन गई हो, या उसका नेचर बन गया हो। ऐसी स्थिति में भी अनावश्यक रूप से बाजार की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा चौथा जो इसमें घटक हमने लिया है वो फैशन लिया है। फैशन, देखिए छात्रों, फैशन का मतलब होता है परिवर्तनशीलता। मतलब जिस घटनाक्रम में बदलाव आता है वो बदलाव जो है वो फैशन है। ऐसी प्रक्रियाएं जिनकी आवृत्ति बार बार होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बार बार होती है, वो घटनाएं जब आर्थिक घटकों के रूप में हमारे सामने आती है तो वो फैशन बनता है। और फैशन जो है वो सीधे तौर पर डिमांड को प्रभावित करता है। जिस भी चीज का चलन होता है, जो हमारे सामने चलन में आ गया है, वो फैशन है। और चलन में हम क्या करते हैं, जिस वस्तु की हमें जरूरत नहीं है लेकिन उसका चलन है, तो हम अनावश्यक रूप से उस वस्तु को बाजार से क्या करते हैं, क्रय करते हैं। और ऐसी स्थिति में उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। या यूं भी हम कह सकते हैं कि जब चलन से कोई वस्तु बाहर निकल जाती है, या यूं कहें कि फैशन से जब कोई वस्तु बाहर निकल जाती है, तो उस स्थिति में उसका फैशन आउट हो गया है, तो हम उसकी डिमांड को सोते क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो फैशन जो है ये भी मांग मात्रा को प्रभावित करता है, क्योंकि जब जिस वस्तु का चलन आता है तो निश्चित तौर पर हम उस वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं, और जब उसका चलन हमारे बीच से चला जाता है तो हम उसकी मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहां जो फैशन है ये भी मांग मात्रा को प्रभावित करता है। तो छात्रों, ये सारी बातें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो अन्य बातें में आती हैं, मौसम, जलवायु की हम बात करें, रीति रिवाज, परंपराओं की हम बात करें, फैशन, आदत, रुचि, स्वभाव, इनकी हम बात करें, ये सारी बातें अन्य बातों में आती हैं। और इनको मांग को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे, चाहे हम मांग वक्र के आगे जाकर बात करेंगे, वहां इनको कांस्टेंट किया है। क्योंकि अर्थशास्त्र में एक ही शब्द बोला जाएगा, अन्य बातें। जहां अन्य बातें बोल दिया जाएगा वो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अन्य बातों में सारी बातें आती हैं, इसलिए आपको अन्य बातों में इन सारी बातों को शामिल करना पड़ेगा। दूसरे टेक्निकल के शब्द मैंने आपको बताया, सेटरिस पारिबस। ये सेटरिस पारिबस जो है यही अदर थिंग्स है, अन्य बातें, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ ये 5-7 बिंदु जो है वो मांग मात्रा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिनसे मांग मात्रा बढ़ जाती है और घट जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे मांग विश्लेषण में। हमें चर्चा करनी है डिमांड फंक्शन की। इसको बोला गया मांग फलन। मांग फलन, डिमांड फंक्शन। देखिए छात्रों, आप इकोनॉमिक्स में, माइक्रोइकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में बहुत सारे फलन पढ़ेंगे आप। चाहे आप उपयोगिता फलन की बात करें, आप मांग फलन की बात करें, पूर्ति फलन की बात करें, आप लागत फलन की बात करें, उत्पादन फलन की बात करें, इस प्रकार के बहुत सारे फलन आपको पढ़ने हैं। तो जहां भी फलन शब्द का यूज होगा, ये फलन जो है फंक्शन है। दो चरों के बीच का एक संबंध है, दो चरों के बीच का एक संबंध है, और उस संबंध को आपको समझना है। तो यहां हम जो मांग फलन की बात कर रहे हैं, ये मांग फलन भी मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारक, मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध है। अब इसमें इसको मैं यूं लिख सकता हूं, QX इज फंक्शन ऑफ PX। अभी मैंने आपको मांग मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक बताए कि मांग मात्रा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें वस्तु की कीमत बताई, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, बाजार का आकार, जनसंख्या का आकार,
भविष्य के अनुमान और अदर थिंग्स। ये सारे घटक जो है ये मांग मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो यहां वे सारे घटक जो मांग मात्रा को प्रभावित करते हैं और मांग मात्रा का ये जो फलनात्मक संबंध है एफ, ये फलन जो है इसका फलनात्मक संबंध क्या कहलाता है? मांग फलन कहलाता है। तो क्या क्या हो गया? Px हो गया, उपभोक्ता क्या है? I हो गया, संबंधित वस्तु की कीमत Pxy हो गया, इसके साथ बाजार का आकार, मार्केट साइज, पॉपुलेशन साइज, एक्सपेक्टेशंस, भविष्य के अनुमान और अदर थिंग्स, अन्य भी हो सकते हैं। ये सारे घटक जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, मार्केट साइज, पॉपुलेशन साइज, एक्सपेक्टेशंस और अदर थिंग्स, ये सारे घटक जो है वो मांग मात्रा को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो छात्र आपसे पूछा जाए कि मांग फलन किसे कहते हैं, मांग फलन क्या होता है, तो आपको सीधे तौर पर ध्यान रखना है मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध मांग फलन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम की बात की जाती है। तो शॉर्ट टाइम में क्या होता है, कुछ चरों को कांस्टेंट कर दिया जाता है। जैसे मैं इसमें इन सारे चरों को कांस्टेंट कर देता हूं, जिनके ऊपर मैंने कैप लगाया है, ये कैप जो है इन चरों को कांस्टेंट कर रहा है, स्थिर कर रहा है। तो जब ये चर कांस्टेंट है, स्थिर है, तो ये फलन क्या बना? Qx इज फंक्शन ऑफ Px। मांग मात्रा और कीमत का फलनात्मक संबंध भी मांग फलन कहलाता है। इससे आप केवल दोनों के फलनात्मक संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं, इनकी मात्रा या परिवर्तन की जो दर है उसको आप यहां स्पष्ट नहीं कर सकते। आगे जाकर हम मांग का नियम पढ़ते हैं। मांग का नियम भी गुणात्मक संबंध को बताता है मांग मात्रा और कीमत के। फिर हम मांग की लोच करेंगे। मांग की लोच जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन की दर को बताता है। ये बेसिकली अंतर आता है यहाँ पे। तो यहाँ जो मांग फलन होगा वो मांग मात्रा और कीमत का फलनात्मक संबंध होगा। या तो यूं कह सकते हैं आप, या यूं कह सकते हैं कि मांग फलन मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध होता है। तो ये मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध होता है, इसको मांग फलन कहा गया। अब इसमें मैंने कहा कि शॉर्ट टाइम में, अल्पकाल की समयावधि में इन सारे चरों को कांस्टेंट कर दिया जाता है। तो ये मांग फलन, अल्पकालिक मांग फलन कैसे बन जाता है? Qx इज फंक्शन ऑफ Px। और दीर्घकाल में सारे चर जो परिवर्तनशील होता है, इनको कांस्टेंट नहीं कर सकते, इनको चेंज किया जा सकता है। तो ये मांग फलन इस प्रकार का मांग फलन बन जाता है। तो व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन, तो दो प्रकार का मांग फलन बन गया। जब व्यक्तिगत चर जो मांग मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं वे और मांग मात्रा का फलनात्मक संबंध बनेगा तो व्यक्तिगत मांग फलन कहलाएगा। और समग्र जो चर है, समष्टिगत जो चर है वे और मांग मात्रा का फलनात्मक संबंध बनेगा तो वो बाजार मांग फलन कहलाएगा। तो छात्रों दो प्रकार का मांग फलन होता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन नंबर 1, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन IDF, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन MDF। व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन का मतलब व्यक्तिगत मांग मात्रा या और उसको प्रभावित करने वाले कारक, बाजार मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारक का फलनात्मक संबंध व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन, दो प्रकार का मांग फलन हो गया। और आगे जाकर इसी घटना को यदि हम तालिका के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तालिका के रूप में प्रदर्शित करते हैं कि मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का जो फलनात्मक संबंध है उसकी एक तालिका बना देते हैं, ये बन जाती है व्यक्तिगत मांग तालिका। और व्यक्तिगत मांग तालिका में केवल एक व्यक्ति की मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उनका फलनात्मक संबंध देखा जाएगा। और बाजार मांग में विभिन्न प्रकार के लोगों की मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को देखा जाएगा। तो व्यक्तिगत मांग तालिका में केवल आपका दो कॉलम बनेगा, इसमें एक व्यक्ति की मांग मात्रा, दूसरा उसको प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें प्राइस को हम ले लेंगे। तो इन सबको क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। प्राइस को हम शामिल कर लेंगे उसके अंदर। तो प्राइस का संबंध उसकी मांग मात्रा के साथ देखेंगे। और बाजार मांग तालिका हम बनाएंगे तो उसमें हम दो या दो से अधिक मांग मात्राएं ले सकते हैं और उसको कीमत से हम प्रभावित करेंगे, वो बाजार मांग। तो व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का क्षैतिज योग, हॉरिजॉन्टल समेशन क्या बनता है? बाजार मांग तालिका। छात्रों व्यक्तिगत मांग फलन ही आगे जाकर रेखा चित्र में व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाता है, और बाजार मांग फलन जो है आगे जाकर रेखा चित्र में बाजार मांग वक्र बन जाता है। तो यह तीन प्रकार की घटनाएं तीन तरीके से मैंने आपको बताई
का जो मीन्स निकल कर आता है, निष्कर्ष निकल कर आता है, वो एक ही होता है। आप व्यक्तिगत मांग फलन क्या लें, जो फलनात्मक संबंध को बता रहा है, उसी घटना को जब तालिका में बताएंगे तो वो व्यक्तिगत मांग तालिका बन जाएगा। उसी घटना को हम रेखा चित्र में बताएंगे तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाएगा। इसी प्रकार हम बाजार मांग फलन की बात कर रहे हैं, जो फलनात्मक संबंध को बता रहा है, उसको तालिका के रूप में निरूपित करेंगे तो बाजार मांग तालिका बन जाएगा, और वो तालिका आगे जाकर रेखा चित्र में बाजार मांग वक्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक घटना को हम 3 तरीके से समझेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इस पर जो बताऊंगा उसमें इन तालिकाओं को कैसे बनाते हैं, तालिका बनाकर आपको बताई जाएगी दोनों प्रकार की, और तालिका से कैसे व्यक्तिगत मांग वक्र बनेगा और बाजार मांग वक्र बनेगा, उसको मैं निरूपित करेंगे। तो आज के वीडियो में छात्रों इतना ही आपको बताया जाएगा। आगे अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।